विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC सेकेंड ईयर की क्लासेस बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत इकाई हमारी फर्स्ट है सीखना हमने पढ़ा था, जिसमें हमारा प्रकरण था सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। क्या था? हमने पढ़ा था उसके बारे में कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमने कल के वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से पढ़े थे, 5 पढ़े थे। 5 कौन से थे हम पढ़े थे? पहला था हमारा, वो था शिक्षार्थी। कौन सा था? शिक्षार्थी से संबंधित कारक। शिक्षार्थी से संबंधित कारक हमने 5 पढ़े थे। तो शिक्षा से संबंधित आज हम कारक को पढ़ेंगे। मतलब 5 कारक मैं लिखवा देता हूँ। 5 कारक थे। दूसरा ये था, सेकंड नंबर ये है हमारा शिक्षार्थी से हो गया। सेकंड नंबर है शिक्षक से संबंधित। कौन सा संबंधित? शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। थर्ड नंबर हमने पढ़ा था कल, वो था हमारा पाठ्य वस्तु संबंधित कारक। कौन सा था? पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। और फोर्थ हमने पढ़ा था, वो था हमारा शिक्षण विधि से संबंधित कारक। कौन सा था हमारा? शिक्षण विधि से संबंधित कारक। शिक्षण विधि से संबंधित कारक। और लास्ट हमारा था, इसमें 5वां था, वो हमारा था, वो कौन सा कारक था? वो था पर्यावरण से संबंधित कारक। कौन सा था? पर्यावरण से संबंधित कारक। पर्यावरण से संबंधित कारक। तो हमने सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हमने 5 प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। हम इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा पहला कारक कौन सा है? तो उसको वापस हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला कारक है हमारा शिक्षार्थी। कौन सा कारक है? शिक्षार्थी से संबंधित कारक। हम इस सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये होती हमारा पहला टॉपिक जो है, हमारा पहला जो चैप्टर है, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। कहने का मतलब है कि हमारा जो पहली जो इकाई है सीखना, वो सीखने के अंतर्गत हमारा जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो एग्जाम में आता है, सीखने के अर्थ और सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उसमें हमने लिखा है कि शिक्षार्थी संबंधित कारक। शिक्षार्थी संबंधित कारक। तो शिक्षार्थी को कौन कौन से कारक है जो सीखने में उसको प्रभावित करते हैं? तो पहला आता है उसकी आयु। तो पहला टॉपिक है, इसके अंदर हम लिखेंगे, इसमें वो है आयु। क्या है? सॉरी, क्या है? आयु।
एवं परिपक्वता क्या है? क्या है मतलब आयु एवं परिपक्वता? तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा से संबंधित कारक क्या है, तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, मतलब समझा देता हूँ कि शिक्षा से संबंधित कारक क्या है। क्या है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख भाग शिक्षार्थी होता है, क्योंकि अध्यापक किसको सिखाता है, वो शिक्षार्थी को सिखाता है। तो शिक्षार्थी को ही शिक्षा दी जाती है और शिक्षार्थी ही सीखता है। इस प्रकार सीखने से संबंधित कारकों की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से होती है, मतलब अध्यापक विद्यार्थी को समझाने की कोशिश करता है और विद्यार्थी को समझ में अगर नहीं आता है तो वो एक क्या है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। शिक्षक को पूर्णतः सफलता इस स्थिति में प्राप्त होती है जब शिक्षार्थी पूर्ण रूप से उसको सीखने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सहयोग देने लगता है, तब सीखने की प्रक्रिया में हमेशा अध्यापक को सफलता मिलती है। परंतु जब शारीरिक और मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो उसको वो सीख सकता है, वरना वो नहीं सीख सकता। कहते हैं एक कमजोर व्यक्ति को आप बार बार पढ़ाने चाहते हो मगर वो पढ़ नहीं पाता है। तो जिसमें है सीखने की प्रक्रिया पहला कराता है आयु व परिपक्वता। आयु और परिपक्वता क्या होती है? जिस बालक शिक्षार्थी की आयु और परिपक्वता सीखने की जो प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षार्थी अपनी आयु के अनुरूप ही परिपक्वता प्राप्त नहीं करता है। मतलब एक बालक जिसकी मानसिक आयु 11 वर्ष की बालक के समान होती है, कक्षा 5वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी व 11वीं के कक्षा 5वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी वो 11 वर्ष का होता है शायद तक। जब उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष की होती है और 11 वर्ष का बालक जिसमें वह उस क्रिया को मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि जिस बालक शरीर की बनावट अगर देखते हैं तो उसकी आयु और परिपक्वता दोनों ही समान होती है, तो वो विद्यार्थी सीख पाता है। और जिस विद्यार्थी के अंतर्गत आयु और परिपक्वता नहीं है तो वो सीख नहीं पाता है। हम इसकी आगे टॉपिक में हम तो मतलब उदाहरण के लिए मतलब ये आयु और परिपक्वता है, इसमें उदाहरण समझा रहा हूँ कि एक बालक किसी कक्षा में या 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है और जिसकी आयु 9 वर्ष है, कितने वर्ष है? 9 वर्ष है, तथा वह आयु की दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व है। और तो उसी कक्षा का दूसरा विद्यार्थी जो 11 वर्ष का है उसकी आयु परिपक्वता नहीं है, मतलब दोनों में क्या है, भिन्नता है। इस प्रकार कहा जाता है कि सीखने की गति कम होती है। इस प्रकार विद्यार्थी आयु और परिपक्वता के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सेकंड नंबर जो हमारा आता है वो है हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षार्थी मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष और गणित संबंध होता है। इसलिए शिक्षार्थी को इन दोनों का अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षार्थी को विद्वानों ने ये कहा है कि शारीरिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह सीखने की प्रक्रिया को हमेशा मस्तिष्क में बनाए रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य से अभिप्राय ये होता है कि शिक्षार्थी की आयु के अनुसार लंबाई, वजन, शारीरिक विकास होता है और शारीरिक और मानसिक विकास में वास्तविकता आ जाती है। वह बालक उस बालक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। थर्ड नंबर आता है बुद्धि। कौन सी आती है हमारी?
बुद्धि, इंटेलिजेंट ना कहूँगा कि सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थी की सीखने की गति किस प्रकार की होती है, मंद होती है, तीव्र होती है या सामान्य होती है। कहने का मतलब ये हुआ है कि हमने अभी तक देखा है, विद्यालय में देखा है, कॉलेज में भी देखा है, इंस्टीट्यूट में देखा है कि विद्यार्थी, हम कहीं भी देखते हैं विद्यार्थी 3 तरह के होते हैं। एक तीव्र बुद्धि का होता है, एक मंद बुद्धि का होता है, एक सामान्य बुद्धि का होता है। इसमें बहुत सामान्य बुद्धि के विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, मगर उसमें से भी तीव्र बुद्धि वाले बहुत कम होते हैं और मंद बुद्धि वाले बहुत कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, सामान्य कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सीखने की गति सामान्य होती है, मंद बुद्धि वाले बालकों की गति कम होती है। और इस प्रकार ये निश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मतलब हम कहते हैं, हम कितना भी पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, थोड़ा समय होता है, अभी भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि हमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को याद करने के लिए या सीखने के लिए प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, 4th है रुचि। 4th पॉइंट कौन सा है? रुचि जब बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षार्थी को अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। जो अध्यापक अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता है, ऐसे विद्यार्थी उस विषय के प्रति भी रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते। परंतु एक अध्यापक सीखने की प्रक्रिया को तीव्र से समझाता है, उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, तो विद्यार्थी भी उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं और उसी स्थिति में सीखने की गति तीव्र होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है, किसी प्रकरण या किसी विषय वस्तु को सीखने में हमेशा रुचि होती है। इसके विपरीत जब कोई शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि नहीं लेता है, तो वह सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। फिर आता है 5वां जो है हमारा टॉपिक इसी के अंदर है, वो है अभिवृद्धि। क्या आता है? अभिवृद्धि का मतलब ये होता है कि अभिवृद्धि का अभिप्राय यह है, व्यापक रूप से लिया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक अभिवृद्धि के लिए तथ्यों को स्वीकार करता है, जानता है कि मुझे कितना सीखना है। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि अभिवृद्धि का पक्ष प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक होता है, अर्थात विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर कोई यदि विद्यार्थी सीखने की अभिवृद्धि में किन्हीं कारणों से पीछे रुक जाता है, तो उसका प्रशिक्षण या शिक्षार्थी सीखने की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका नाम क्या, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। कौन सा है? 6वां पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा की मोटिवेशन देखा होगा हमने जीवन में, अधिकतर हमने ये सीखा है अभिप्रेरणा, दूसरों की क्रिया को सीखना। मतलब सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाए, तब वह सीखने की प्रक्रिया को अधिक तत्परता के साथ देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर जिस विद्यार्थी को प्रेरणा का प्रदान नहीं की जाती है, तो वह सीखने की प्रक्रिया के प्रति कभी रुचि नहीं लेगा।
कहने का मतलब है कि शिक्षार्थी को अभिप्रेरणा प्रदान करने में सब सकारात्मक साधनों का, उपकरणों का, पाठ्य वस्तु का हमें सहयोग देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस क्रिया के प्रति, उस विषय के प्रति, उस शिक्षण के प्रति, उस प्रकरण के प्रति हमेशा जिज्ञासा ले। कहने का मतलब ये होता है कि शिक्षक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए स्वप्न दिखाकर सौभाग्य बनना चाहता है, परंतु कुछ अध्यापक इस तरह के होते हैं जिस विषय के प्रति, अपना शिक्षण के प्रति, अपने प्रकरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिससे विद्यार्थी को इस विषय के प्रति जिज्ञासा नहीं देते हैं, सीखने में पीछे रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को सफलता प्राप्त करने में अहम भूमिका होती है। अभिप्रेरणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन के अंदर। अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। ये हमने आज सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में से हमने पहला कारक निपटा दिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है। हम बच्चे हमारे 4, हम अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चारों के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।